Namaskar, myself Dr. Neha Gupta. I am Senior Consultant in the Department of Radiation Oncology, Apex Hospital, वाराणसी। तो आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 1 अगस्त लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। लंग कैंसर यानी फेफड़े के कैंसर के कारण क्या है वो मैं पहले बता दूँ। इसका मुख्य कारण धूम्रपान है। लगभग 70% ऑफ केसेस में लंग कैंसर धूम्रपान के कारण ही होता है। अन्य कारण जो आते हैं उसमें आता है रेडॉन गैस, एस्बेस्टॉस, सिलिकॉन या यूरेनियम। ये अन्य कारण है जिसके कारण से फेफड़े का कैंसर होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? जिन मरीजों को फेफड़े का कैंसर होता है उनको लंबे समय तक खांसी आती है या कई बार उनके मुंह में से खून आता है जो कि कई बार थूक में मिला हुआ होता है। अगर ये एडवांस स्टेज में हो जाता है तो फिर इसमें मरीजों को सीने में दर्द भी होता है और उनको खाने में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। साथ साथ में उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। कई केसेस में गांठें भी दिखने लगती हैं शरीर में, जैसे कि बगल में या फिर गर्दन पे। ये तब तक होता है जब तक कि फेफड़े के कैंसर आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उसको इन्वॉल्व करता है। लेकिन अगर ये कैंसर शरीर के अन्य हिस्से में फैलता है तो फिर इसके कारण शरीर के जिस अंग में गया है उसके हिसाब से होते हैं। ज़्यादातर ये कैंसर फैलता है रीढ़ की हड्डी में, दिमाग में या फिर लिवर में। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो जो शुरुआती स्टेजेस होती हैं जैसे कि स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक, ये अगर इलाज किया जाए तो पूर्ण रूप से फेफड़े का कैंसर ठीक हो जाता है। अर्ली स्टेजेस यानी कि स्टेज 1 स्टेज 2 में सर्जरी से इसका ट्रीटमेंट संभव है। और अगर कई मरीज जो कि सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं या वो इच्छुक नहीं होते हैं सर्जरी कराने के लिए, तो अब एक नवीनतम रेडिएशन की टेक्निक आई है जिसको कि SBRT कहते हैं, SABR। उसमें वो लगभग सर्जरी के इक्विवेलेंट ही उसमें रिजल्ट्स आते हैं। और अर्ली स्टेजेस में स्टेज 1 स्टेज 2 में SABR करने से मरीज पूर्णतः ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये कैंसर स्टेज 3 का है तो सर्जरी इसमें काम नहीं आती है। इसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों को दिया जाता है और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है। स्टेज 4 का कैंसर यानी कि वो फैला हुआ कैंसर है, वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जब तक कि मरीज हमारे बीच में रहता है उसको कम से कम तकलीफ हो उसके लिए उसका इलाज किया जाता है। और उसका इलाज डिपेंड करता है कि फेफड़े का कैंसर शरीर के किस हिस्से में फैला हुआ है। अगर वो दिमाग में गया है तो दिमाग की रेडियोथेरेपी हम लोग करते हैं, उससे मरीज को काफ़ी आराम होता है। या वो अगर रीढ़ की हड्डी में गया है और उसको काफ़ी दर्द है या वो चलने फिरने में असमर्थ है तो उसमें रेडिएशन उस हिस्से को उस रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है और उसको काफ़ी लाभ पहुंचता है आराम में, और कई बार मरीज चलने फिरने भी लगता है। अब बात करते हैं इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाए इसके। तो जब पेशेंट आता है इन लक्षणों के साथ में, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो जो सबसे पहले जांच करी जाती है वो CT स्कैन होता है छाती का। छाती का CT स्कैन में अक्सर पकड़ में आ जाता है कि फेफड़े में कोई गांठ है। और फिर उसके बाद अगर गांठ है तो हम लोग उसमें अगर वो बायोप्सी उसकी पॉसिबल है, यानी कि अगर वो फेफड़े के बाहरी हिस्से में है तो CT गाइडेड बायोप्सी से उसका हम लोग जांच करते हैं और उसमें हिस्टोपैथोलॉजी में पता चलता है कि फेफड़े में का कैंसर है या नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फेफड़े का कैंसर बाहरी हिस्से में ना होके बीच के हिस्से में होता है जहाँ पे CT गाइडेड बायोप्सी नहीं हो सकती है। तो उन केसेस में ब्रोंकोस्कोपी जो कि दूरबीन द्वारा जांच होती है वो करी जाती है और उसके द्वारा गांठ से टुकड़ा लेके जांच के लिए बेच दिया जाता है, जिसमें कि कैंसर पकड़ में आता है। अभी क्योंकि ये कैंसर के फैलने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए PET CT स्कैन जो कि पूरे सर से लेके पैर तक का एक CT स्कैन होता है और उसमें अगर कैंसर कहीं पर भी होता है तो वो पकड़ में आता है और अगर वो फैला भी होता है तो वो भी पकड़ में आ जाता है। तो PET CT स्कैन भी
किया जाता है ये देखने के लिए कि कैंसर शरीर के अन्य हिस्से में तो नहीं फैला है। तो ये हो गई डायग्नोसिस की बात। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो कई बार होता है कि क्या मन में एक शंका रहती है, क्या इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं या इसको क्या पहले पकड़ में लाया जा सकता है कि जिससे कि ये जब बीमारी बहुत ही अर्ली स्टेज में हो तभी पकड़ में आ जाए और ठीक हो जाए। तो इसका आंसर यस है। अगर हालांकि सब मरीजों में स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स बताते हैं जो कि डेटा है, लेवल 1 एविडेंस है कि अगर हाई रिस्क ग्रुप जो है, हाई रिस्क ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि या तो वो इंडिविजुअल्स जो कि अभी स्मोकिंग कर रहे हैं या जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ रखी है और लेकिन पास्ट में करते थे और लगभग 30 पैक ईयर्स उन्होंने वो स्मोकिंग करी है और उनकी उम्र 55 ईयर्स से लेकर 74 ईयर्स के बीच में है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है और इन इंडिविजुअल्स को लो डोज सीटी स्कैन से स्क्रीन किया जाता है साल में एक बार। और अगर लीजन होता है, कैंसर अगर होता है इनको फेफड़े का, तो वो बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाता है। तो ये हो गई रोकथाम की बात। और बाकी इसका इलाज मैंने बता दिया। इसी प्रकार से चूँकि ये दिवस 1 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है, कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और लोगों को बताया जाए कि ये इसके लक्षण हैं, इस तरीके से रोकथाम होती है इसका। और अगर उनको ये लक्षण है तो वो अपने निकटतम कैंसर हॉस्पिटल के पास में जाएं और अपनी जांच कराएं। धन्यवाद।